अनिल एक गरीब परिवार से था जो अपनी विधवा माँ सुमित्रा के साथ रहा करता था। क्योंकि सुमित्रा अक्सर बीमार रहा करती थी, इसलिए वो चाहती थी कि उसके मरने से पहले उसके बेटे अनिल की शादी हो जाए। अनिल बेटा, आखिर तू शादी कब करेगा? जब तेरी माँ इस दुनिया से चली जाएगी जब? माँ तुम ऐसा क्यों कहती हो? अभी तो तुम्हें बहुत जीना है, अपने पोते पोती की शादी करनी है। बेटा 28 साल का हो गया है, उसकी शादी तो मैं करवा नहीं पाई, पोता पोती की कहाँ से करवाऊंगी? माँ तुम मजाक बहुत अच्छा करती हो। बेटा मैं मारती भी बहुत अच्छा हूँ, लेकिन अब मेरी उम्र हो चुकी है, जवान बेटे के ऊपर हाथ नहीं उठा सकती। लेकिन मेरा बेटा ना जाने किस ख्यालों में डूबा रहता है, पता नहीं कब शादी करेगा। माँ तुम फिर शुरू हो गई, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अनिल एक छोटी सी कंपनी में काम करता था। उसकी सैलरी से सिर्फ घर ही चल पाता था। बस यही वजह थी कि अनिल अभी शादी नहीं करना चाहता था। पर जब भी सुमित्रा शादी की बात करती तो अनिल इसी तरह से बातों को मजाक में ले जाता। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और सुमित्रा अनिल के लिए एक बहुत अच्छी लड़की देखती है। बेटा देख, इस बार जिस लड़की का रिश्ता आया है ना, वो दिखने में बहुत सुंदर है, उसके साथ तू हमेशा खुश रहेगा। इस बार इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे बेटा। क्या करती है लड़की और कितनी पढ़ी लिखी है? अरे क्या फर्क पड़ता है कि लड़की कितनी पढ़ी लिखी है और कितनी नहीं, उसे घर का काम आता है, खाना लाजवाब बनाती है। मुझे तो अपने घर के लिए ऐसी बहू चाहिए थी जो घर का काम कर सके। पर माँ मुझे अपने लिए ऐसी बीवी नहीं चाहिए जो हर समय घर में रहे और चूल्हा चौका करे। आजकल हमारा समाज आगे बढ़ चुका है। मुझे अपनी जैसी पढ़ी लिखी लड़की चाहिए जो मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, नौकरी कर सके। मैंने खुद अपनी पूरी जिंदगी भर गरीबी में काटी है। मैं नहीं चाहता मेरी बीवी भी गरीबों की तरह जिंदगी जिए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे ऐसी बीवी मिले जो नौकरी करती हो। बेटा फिर तू भूल ही जा कि तुझे कभी ऐसी बहू मिलेगी, क्योंकि कोई भी अमीर माँ बाप अपनी बेटी की शादी गरीब घर में नहीं कर सकते। माँ जब तक मुझे ऐसी लड़की नहीं मिल जाती मैं शादी नहीं करूंगा। इतना बोलकर अनिल नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और अनिल की मुलाकात एक कैफे में परी नाम की लड़की से होती है, जहाँ वो देखता है कि हेलो मिस्टर, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी 2 मिनट के अंदर अंदर तुम्हारी पूरी दुकान खरीद सकती हूँ। मैडम अगर तुम इतनी ही अमीर हो तो चुपचाप से मेरे पैसे दे दो ना। मैंने कहा ना, मेरा पर्स चोरी हो गया है। मेरे पर्स में मेरा फोन, पैसा, कार्ड सब कुछ था। तो मुझे फोन करने दो, मैं अपने पापा को फोन करके बताती हूँ। फिर देखना कैसे वो तुम्हें और तुम्हारे पैसे तुम्हारे मुंह पर मारते हैं। क्या हुआ मैडम, आप इतना नाराज क्यों हो रही हैं? भाई साहब नाराज तो हमें होना चाहिए, उल्टा ये मैडम हो रही हैं। एक तो यहाँ आकर इन्होंने अपने दोस्तों के साथ पार्टी करी और 10,000 का बिल बनवा लिया। इनके दोस्त तो यहाँ से निकल गए, पर जब बिल भरने की बारी आई तो मैडम जी झूठ बोल रही हैं कि उनका वॉलेट खो गया। वैसे इन्हें देखकर लग नहीं रहा कि ये इस तरह हरकतें कर सकती हैं। मुझे लगता है कि शायद मैडम बिल्कुल सही कह रही हैं। मैडम आप मेरे फोन से फोन कर लीजिए। अब परी अनिल के फोन से अपने पिता को फोन करती है और सारी बात बताती है। कुछ ही देर में परी के पिता धनराज कैफे आते हैं। धनराज को देख कैफे का मालिक डर जाता है। माफ करना मालिक, मुझे नहीं पता था कि आपकी बेटी है। अगर मुझे पता होता तो मैं इनसे कभी पैसे नहीं मांगता। अभी तो तुम बड़े शेर बन रहे थे, क्या हुआ? मेरे पापा को देखकर भीगी बिल्ली बन गए। और मिस्टर तुम्हें थैंक यू अपना फोन मुझे देने के लिए। हमने अपनी बेटी का नाम यूं ही परी नहीं रखा है, वो सच में एक परी है। जहाँ जाती है वो जगह स्वर्ग बन जाती है। खुशकिस्मत हो तुम कि यहाँ मेरी बेटी पार्टी करने के लिए आई। कितने का बिल बना था? 10,000 का। हम तुम्हें 10 लाख देते हैं, जाओ खुश हो जाओ। साहब माफ करना, गलती हो गई, पर अब से मैडम कभी भी यहाँ आएंगी तो हम उनसे बिल नहीं लेंगे। इस तरह से परी अपने पिता के साथ वहाँ से चली जाती है और अनिल परी के बारे में सोचता रह जाता है और उससे दोबारा मिलने की इच्छा रखता है। कितनी अमीर लड़की है, काश कि मेरी शादी उससे हो जाती। हे भगवान, कोई करिश्मा दिखाकर बस एक बार और मुझे उस लड़की से मिलवा दे, बाकी का काम मैं खुद कर लूंगा। अरे बेटा, किससे मिलने की बात कर रहा है माँ कोई जो हमारी किस्मत बदल सकती है। इतना बोलकर अनिल सो जाता है और परी के ख्यालों में डूब जाता है। अगले दिन अनिल फिर से ऑफिस जाता है और ऑफिस के ही काम से रेस्टोरेंट में अपने किसी क्लाइंट से मिलने जाता है, जहाँ एक बार फिर उसकी मुलाकात परी से होती है। ये तो वही लड़की है, मुझे इससे बात करनी चाहिए। इतना सोचकर अनिल परी से बात करने की सोच ही रहा होता है कि परी खुद अनिल के पास आ जाती है। माफ करना, कल मैं तुम्हें थैंक यू बोले बिना चली गई। वैसे तुम्हारा नाम क्या है?
मेरा नाम अनिल है और कोई बात नहीं, मैंने तो बस एक इंसानियत के नाते आपकी मदद की। इस तरह से अनिल और परी एक दूसरे से काफी बातें करते हैं और बहुत जल्द उन दोनों की दोस्ती हो जाती है और देखते ही देखते उन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। परी, अब हमें शादी कर लेना चाहिए, पर मुझे डर लगता है कि तुम इतनी अमीर हो और मैं इतना गरीब। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे पिता इस रिश्ते के लिए मना कर दें। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे पिताजी मेरी सारी जिद पूरी करते हैं। तुम नहीं जानते, पर जब मैं पैदा हुई थी तब मेरे लिए मेरे पापा ने सोने का पालना बनवाया था और वो तो कहते हैं जब मेरी शादी होगी तो वो मुझे सोने की डोली में विदा करेंगे। इसीलिए तुम अपनी माँ के साथ मेरे घर आ जाओ, मेरे पापा से मेरा हाथ मांगने। अब क्या था, अब अनिल बिना कोई देरी करे अपनी माँ के साथ धनराज के घर पहुँच जाता है, क्योंकि धनराज अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो इस रिश्ते के लिए हाँ कर देता है। बहुत जल्द अनिल की शादी परी से हो जाती है और परी सोने की डोली में अपने ससुराल आती है। अरे देखो, सुमित्रा की बहू सोने की डोली में आई है। इससे तो मालूम पड़ता है कि उसकी बहू बहुत अमीर है। इनकी तो लॉटरी निकल पड़ी। अरे हाँ, सही कहा तुमने, गरीब घर की बहू सोने की डोली में आई है। अब सुमित्रा गरीब नहीं रही। मैंने सुना है इसकी बहू बहुत अमीर है और अपने बाप की इकलौती बेटी है वो। हाँ, इस तरह से सभी मोहल्ले वाले बात कर ही रहे होते हैं और सुमित्रा अपनी बहू को सोने की डोली से उतरता देख उसका गृह प्रवेश करवाती है और बहुत जल्द सुमित्रा और अनिल की किस्मत बदल जाती है और वो लोग भी गरीब से अमीर हो जाते हैं। खुशबू अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, पर खुशबू के माता पिता को उसकी शादी की हर समय चिंता सताती थी। ऐसे ही एक दिन खुशबू कॉलेज से घर आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ तुम्हें पता है आज कॉलेज में मॉडलिंग के ऑडिशन हो रहे थे। मैं भी गई थी ऑडिशन देने। आखिर मुझे भी तो मॉडलिंग करनी है ना, पर मुझे निकाल दिया। और आप जानती हो मुझे क्यों निकाला? रहने दे, मत बता, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि क्या कहकर तुझे इस ऑडिशन से निकाला होगा। वैसे तुझे अपनी ऑडिशन की पड़ी है, पर यहाँ मुझे तेरी शादी की पड़ी है। बेटा, तू अपने शरीर पर क्यों ध्यान नहीं देती? तू क्यों इतना ज्यादा पतली है कि लड़के वाले तुझे रिजेक्ट कर देते हैं? माँ, तुम्हें क्या लगता है मैं अपने शरीर पर ध्यान नहीं देती? अरे मेरे जितना तो ध्यान शायद ही कोई देता होगा, पर मैं क्या करूँ, इतना खाने के बाद भी मोटी नहीं होती। खाती ही कहाँ है? सुबह का खाना बना कर दो तो बिना खाए कॉलेज चली जाती। कॉलेज में भी कुछ नहीं खाती और शाम को कभी मन किया तो खा लिया, वरना तूने तो मानो जैसे कसम खा रखी है दाने को हाथ ना लगाने की। तभी तो इतनी पतली है, और अगर तू इतनी पतली रही तो मॉडलिंग का सपना भी भूल जा तू। इतना बोलकर खुशबू की माँ चली जाती है, पर खुशबू को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो हंसती हुई अपने कमरे में जाकर अपनी फ्रेंड से बात करने लगती है। अरे यार, अब तुझे क्या ही बताऊं, हमेशा की तरह फिर से माँ के ड्रामे शुरू हो गए, शादी वाले। माँ की वजह से मैंने खाना छोड़ा हुआ है। डर लगता है कि कहीं मैं मोटी ना हो जाऊं। अगर मैं मोटी हो गई तो माँ ना मेरी चटमंगनी फट ब्याह करवा देंगी, और मैं इतनी जल्दी शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। क्या? इसका मतलब कि तू जानबूझकर मोटी होना चाहती है? और नहीं तो क्या, तुझे क्या लगता है मैं शुरू से इतनी पतली हूँ? अरे ये सब तो मेरी चाल है, और देख मैं अपनी चाल में कैसे सक्सेसफुल हो भी रही हूँ। लेकिन तेरी मॉडलिंग का क्या? मॉडलिंग तो तेरा सपना है ना, और उसका क्या? अरे यार, तू कैसी बकवास बातें कर रही है? भला मुझे मॉडलिंग में कब से इंटरेस्ट आने लगा? मैं तो शुरू से ही फैशन डिजाइनर बनना चाहती हूँ। ये सब तो बस माँ को बेवकूफ बनाने के लिए हो रहा है। खुशबू अपनी दोस्त से घूम घूम कर बातें कर ही रही होती है और उसी वक्त कमरे में उसकी माँ आ जाती है, जो उसकी सारी बातें सुन लेती है। जिसके बाद खुशबू की माँ उसके कान पकड़कर खुशबू से कहती है, अच्छा, तो तूने जानबूझकर खाना छोड़ रखा है ताकि लड़के वाले तुझे देखकर तुझे कुपोषित समझे और खुद ही रिश्ते के लिए मना कर दें। माँ, मेरा कान छोड़ो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुझे दर्द हो रहा है? दर्द तुझे नहीं, दर्द तो मुझे हो रहा है कि तुझ जैसी औलाद को इस दुनिया में लेकर आई। पर तू चिंता मत कर बेटी, अब तो तेरी शादी होकर ही रहेगी, चाहे तू सूख कर कांटा ही क्यों ना बन जाए। अब मैं तेरे लिए ऐसा लड़का देखूंगी जो तेरी लाश से भी शादी करने को तैयार होगा। और चल, अब मैं तुझे खाना खिलाती हूँ। इतना बोलकर खुशबू की माँ खुशबू को जबरदस्ती अपने साथ किचन में ले जाती है और वहाँ उसे ठूस ठूस कर खाना खिलाती है। अब इसी तरह से खुशबू की माँ खुशबू पर नजर रखती है और जबरदस्ती उसे खाना खिलाती है। अब कुछ ही महीनों में खुशबू का शरीर पहले से ठीक हो जाता है।
जिसके बाद खुशबू की माँ उसका रिश्ता विवेक नाम के एक बहुत ही अच्छे लड़के से करवा देती है। बेटा, मैं जानती हूँ मेरी खुशबू तुम्हारे साथ बहुत खुश रहेगी, पर मेरी खुशबू का एक सपना है, वो फैशन डिजाइनिंग का है। बस तुम उसके साथ रहना और सपोर्ट करना, उसका सपना पूरा कर देना। माँ, अब आप फिक्र मत करो, खुशबू का सपना ही मेरा सपना है। वो जिस चीज में खुश होगी अब से वही होगा, और ये मेरा आपसे वादा है। विवेक भी खुशबू को बहुत प्यार करता था, इसलिए वो खुशबू की माँ से उसकी खुशियों का वादा करता है। बहुत जल्द खुशबू की शादी विवेक से हो जाती है, पर शादी के बाद खुशबू का रवैया कुछ अलग ही होता है। यार देखो, मुझसे ना थोड़ा दूर रहा करो, और ये पति वाला रौब ना मुझ पे थोड़ा कम ही झाड़ा करो। तुम्हें पता है ना, मैं बहुत जल्द एक बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर बनने वाली हूँ। तुम मेरे काबिल नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना पति नहीं मानती और ना ही मान सकती हूँ। वो तो माँ ने जबरदस्ती हमारी शादी करवा दी। मैं नहीं जानता खुशबू कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं, पर मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था कि तुम्हारी खुशियाँ ही मेरी खुशियाँ हैं। मैं तुम्हारी सारी खुशियाँ पूरी करूंगा, और अगर तुम इस बात से खुश हो कि मैं तुमसे दूर रहूं तो ठीक है, मैं तुमसे दूर रहूंगा। इतना बोलकर विवेक वहाँ से चला जाता है और एक बार फिर खुशबू खाना छोड़ देती है, जिस वजह से खुशबू की हालत पहले की तरह पतली दुबली हो जाती है। और जब विवेक उसे खाने को कहता है तो खुशबू उससे कहती है, देखो जनाब, तुम बड़ा कहते हो कि मेरी खुशी में ही तुम्हारी खुशी है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे खाना वाना पसंद नहीं है, और मुझे अपना इस तरह का पतला दुबला शरीर भी पसंद है। इसलिए तुम मुझे खाने के लिए ना ही कहो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ठीक है, नहीं कहूंगा खाने के लिए। अगर तुम्हें पतला रहना है तो तुम खाना पीना छोड़कर रहो पतली, पर तुम कुछ ऐसी चीज खाओ जिससे तुम्हारी तबीयत न बिगड़े। मैंने तुम्हारे लिए जूस और कुछ फ्रूट्स लाकर रख दिए हैं, उन्हें समय समय पर खाती रहना, इससे तुम्हें कमजोरी नहीं होगी। माँ ने जो कहा था वो करके दिखा दिया। पता नहीं कैसे लड़के से मेरी शादी करवा दी। हाँ, हर समय मेरे सामने जी हुजूरी करके खड़ा रहता है। अब कैसे इस लड़के से अपना पीछा छुड़ाऊं? आइडिया, इससे झूठ झूठ कह देती हूँ कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और मेरी शादी उससे करवा दे, फिर तो ये मुझे छोड़ ही देगा। खुशबू विवेक को खुद से दूर करने के लिए उसे झूठ कहती है। बेचारा विवेक उसके दिल को बहुत ठेस पहुंचती है, पर वो खुशबू की खुशी के लिए हाँ कर देता है। खुशबू जब विवेक का सच्चा प्यार देखती है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो विवेक से कहती है, विवेक, मुझे माफ कर दो, पर शायद मैं तुम्हारे लायक ही नहीं। तुम मुझसे इतना प्यार करते हो और मैंने तुम्हारे प्यार का ही फायदा उठाया। तुमसे झूठ झूठ कहा कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, जबकि मैं किसी से प्यार नहीं करती। मुझे किसी से शादी नहीं करनी, और ये खाना छोड़ना तो मैं अपनी जिद बनवाने के लिए करती थी, तुमसे दूर होने के लिए। पर क्यों? क्योंकि मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी, पर अब मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहती। मेरी सारी गलतियों को माफ कर दो प्लीज। खुशबू, माफ तो उसे किया जाता है ना जिससे नाराज होते हैं, और मैं तो तुमसे नाराज हूँ ही नहीं, क्योंकि तुम्हारी इस चालाकी के बारे में मैं पहले से ही जानता हूँ। माँ ने मुझे बता रखा है, इसलिए तुम अपने दिल से ये बोझ हटा दो और हम एक बार फिर से शादी करेंगे, और इस बार तुम्हारी मर्जी से होगी। जिसके बाद खुशबू और विवेक एक बार फिर से शादी करते हैं और खुशबू अपने पति से दोबारा शादी करके अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करती है। साथ ही साथ इस तरह से बहाने बनाना भी छोड़ देती है और समय समय पर खाना भी शुरू कर देती है। शांति नगर नाम के एक छोटे से गांव में सभी गांववासी शांति से सो रहे होते हैं। तभी अचानक से तेज हवाएं चलने लगती हैं, बिजलियां कड़कने लगती हैं और सभी के घरों के दरवाजे पर एक साथ दस्तक होती है। जिसके बाद सभी गांव वाले उठकर अपने घर का दरवाजा खोलते हैं और बाहर आते हैं। उनके घरों के दरवाजे पर कोई नहीं रहता। ये देखकर सभी गांव वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं और एक दूसरे से बोलते हैं, इतनी रात को कौन हो सकता है दरवाजे पर, और कोई नजर भी नहीं आ रहा। इसका मतलब आपके घर का दरवाजा भी किसी ने पीटा? आपके भी मतलब तुम दोनों के घर का भी दरवाजा किसी ने पीटा? पर ये काम किसका हो सकता है जिसने एक साथ एक ही समय पर हम सभी गांव वालों के घर का दरवाजा पीटा? यहाँ तो कोई है नहीं। आखिर इतना गंदा मजाक कौन कर सकता है? आज से पहले तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। सभी गांव वाले आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उन सभी को एक चुड़ैल के हंसने की आवाज आती है। चुड़ैल के हंसने की आवाज सुनकर सभी गांव वाले डर जाते हैं और उनके तो पसीने छूटने लगते हैं। अब कुछ ही देर में चुड़ैल उन सभी के सामने आ जाती है। गांव वालों से बोलती है,
ये काम मेरा था। मैंने तुम गांव वालों की नींद हराम करी। मुझे देखना था कि इस गांव का कोई भी एक सदस्य कम तो नहीं है, परंतु ये क्या, मैं जिसको बाहर निकलते हुए देखना चाहती थी वो गांव के अंदर ही नहीं है। तुम कौन हो और किसकी बात कर रही हो? मैं तुम्हारे गांव के मुखिया की बात कर रही हूँ, बिरजू की। कहाँ है वो? हमें कुछ नहीं पता। कुछ दिनों से वो गांव में नजर नहीं आ रहे। हम गांव वालों को छोड़ दो। अगर तुम्हारी दुश्मनी मुखिया जी से है, तुम उनसे जाकर बात करो। मैं यहाँ उससे बात करने नहीं आई हूँ, मैं तो यहाँ उससे उसकी जान लेने आई हूँ। और अब मुझे वो बिरजू चाहिए किसी भी हाल में। अगर तुम गांव वालों ने इन 4 दिनों के अंदर मुझे बिरजू ला कर नहीं दिया तो उस बिरजू के बदले तुम पूरे गांव वालों से मैं बदला लूंगी। हा हा हा। पर तुम हो कौन? मुखिया जी से तुम्हारी क्या दुश्मनी है जो तुम यहाँ उसकी जान लेने आई हो? पर चुड़ैल गांव के किसी भी आदमी के सवालों का कोई जवाब नहीं देती और हंसते हुए वहां से चली जाती है। जिसके बाद अगली सुबह गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर आपस में बात करते हुए बोलते हैं, दोस्तों, ये चुड़ैल भूत किसी के सगे नहीं होते। मुझे तो लगता है कि मुखिया जी को मारने के बाद ये चुड़ैल हम गाँव वालों को भी एक एक करके मार डालेगी। तुम सही बोल रहे हो भैया। हमारे पास केवल 4 ही दिन है। इन 4 दिनों में हमें कुछ न कुछ करना होगा ताकि हम अपने गांव के मुखिया और खुद को उससे चुड़ैल के आतंक से बचा ले। हमारे गांव के मुखिया जी इतने अच्छे हैं, तब ये चुड़ैल उनकी जान के पीछे हाथ धोकर बैठी है। तो भला हम गांव वालों को क्यों छोड़ेगी? और अगर हमने चुड़ैल के सामने 4 दिनों के अंदर मुखिया को लाकर नहीं खड़ा किया तो भी वो हमारी जान ले लेगी। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत आ पड़ी है हम पर। अब हम अपनी और अपने मुखिया की रक्षा इस चुड़ैल से कैसे करें? सभी गांव वाले आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक बुढ़िया आती है और सभी गांव वालों से बोलती है, अब उस चुड़ैल से बचने का बस एक ही रास्ता है। अब एक ही इंसान हमें उस चुड़ैल से बचा सकता है। अम्मा, आखिर कौन है वो इंसान जो हमारी उस चुड़ैल से रक्षा कर सकता है? हमारी रक्षा सिर्फ पहाड़ों की चोटी पर बैठे तांत्रिक बाबा ही कर सकते हैं, जो कई वर्षों से वहाँ तप कर रहे हैं। वो एक बहुत बड़े तपस्वी हैं। आप वही हमारी रक्षा उस चुड़ैल से कर सकते हैं। पर अम्मा, वो तो सालों से वहाँ पर तप कर रहे हैं। भला वो अपना तप छोड़कर हमारी मदद क्यों करेंगे? मैंने सुना है उनका तप पूरा हो चुका है, इसीलिए मैं तुम सभी गाँव वालों से बोल रही हूँ, हम सभी को मिलकर एक बार उन बाबा के पास चले जाना चाहिए और उन्हें सारी बातें बताना चाहिए। क्या पता वो हमारी कोई मदद कर दे। अम्मा बिल्कुल सही बोल रही है। हम सभी को एक कोशिश करनी चाहिए। चलो हम सब पहाड़ी वाले बाबा के पास चलते हैं और अपनी समस्या उनको बताते हैं। सभी गांव वाले मिलकर पहाड़ी वाले बाबा के पास जाते हैं और उन्हें उनके साथ घटी हुई सारी घटना के बारे में बताते हैं। जिसके बाद बाबा उनके साथ गांव में आते हैं और उसी स्थान पर बैठकर एक पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद उन्हें उस चुड़ैल के बारे में सब पता चल जाता है। जिसके बाद बाबा उस चुड़ैल का नाम बताते हैं और उसकी कहानी बताते हुए गाँव वालों से बोलते हैं, वो चुड़ैल बुरी नहीं है और ना ही तुम गांव वालों को परेशान करने आई है। वो यहाँ बस इस गांव के मुखिया को मारने आई है और उससे अपनी जादुई बैल लेने आई है। जादुई बैल? हाँ, जादुई बैल। वो चुड़ैल कोई और नहीं, तुम्हारे ही गांव की एक लड़की थी जिसका नाम सीता था। आज से कुछ साल पहले सीता पहाड़ पर आई थी जब मैं तप कर रहा था। वो मेरी सेवा दिल से किया करती थी और उसकी सेवा से मैं बहुत खुश हुआ था। जिसके बाद मैंने सीता को एक जादुई बैल दिया। जिसके बाद जादुई बैल की मदद से सीता अपने और अपने घर का गुजारा चला रही थी। परंतु ये बात मुखिया को पता चल गई और जब उसे ये बात पता चली कि सीता के पास एक जादुई बैल है जो हर सुबह सोने का गोबर और दूध की जगह हीरा देती है, तो वो ये सब देखकर हैरान हो गया और उसके मन में लालच आ गया। जिसके बाद एक दिन बिरजू सीता के पास गया और उसने उसको धमकी देते हुए कहा, फ्लैशबैक। अरे ओ सीता, अपनी ये बैल मुझे दे दे और मुझसे मेरा ट्रक ले ले।
आखिर तेरे कोमल हाथ कब तक इन खेतों की जुताई करेंगे? नहीं मुखिया जी, मेरी बैल मेरे लिए साक्षात देवी है। मैं इसे किसी को नहीं बेचूंगी, चाहे मैं मर ही क्यों न जाऊं। अरे ओ सीता, क्यों मुझसे झूठ बोलती है? मुझे सब पता चल चुका है। तेरी बैल कोई साधारण बैल नहीं है, बल्कि एक जादुई बैल है जो सोने चांदी हीरे पैसे उगलती है, और तू इन्हीं की मदद से गांव वालों की मदद करती है और उसकी नजरों में महान बन रही है। ये महान बनने का काम मेरा है, ना कि तेरा। इसलिए तू अपनी जादुई बैल मुझे दे दे, ताकि मैं लोगों की मदद करके उनकी नजरों में महान बन सकूं। मुखिया, तुम लोगों की नजरों में धूल झोंकते हो। जो तुम एक नंबर के नीच और गिरे हुए इंसान हो, और ऐसे इंसान को मैं अपनी बैल बिल्कुल नहीं दे सकती। अगर तू अपनी बैल नहीं देगी तो मैं तेरी जान ले लूंगा। इतना बोलकर बिरजू पास में पड़ा हुआ चाकू उठाता है और सीता की हत्या कर देता है, और बड़ी ही चालाकी से उसकी लाश को ठिकाने लगा देता है और उसके बैल पर कब्जा कर लेता है। तो ये है उस चुड़ैल की कहानी। गांव वालों के लिए चुड़ैल बुरी नहीं है, इसलिए मेरी मानो तो उसे अपनी जादुई बैल ले जाने दो और उसके हाथों में बिरजू को सौंप दो। तुम गांव वालों को उस हत्यारे की मदद करने की आवश्यकता नहीं है। सभी गांव वाले बाबा की बात मान जाते हैं और बिरजू को किसी बहाने से गांव में बुला लेते हैं। बिरजू जब गांव में आता है तो चौथे दिन चुड़ैल भी रात के समय गांव में आती है। सभी गांव वाले मिलकर बिरजू को चुड़ैल के हाथ सौंप देते हैं, और अपने सामने चुड़ैल देखकर बिरजू डर जाता है और अपनी गलती कबूल कर लेता है। साथ ही वो चुड़ैल से बोलता है, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। चाहे तो तुम अपनी जादुई बैल ले जाओ, पर मेरी जान बख्श दो। अपनी जादुई बैल को तो मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगी, पर उससे पहले मैं तेरी गर्दन काट कर तेरा खून पीऊंगी। इतना बोलकर चुड़ैल सभी गांव वालों के सामने उसकी गर्दन काट देती है और उसके शरीर का सारा खून पी लेती है। अब उसकी जादुई बैल उसके पास आ जाती है और चुड़ैल अपनी जादुई बैल के ऊपर बैठकर वहां से चली जाती है।